मेरे बेटा हमारा नया चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें नाम से ही क्लियर है, दो पार्ट है। पहला पार्ट है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा पार्ट है ऑल्टरनेटिंग करंट। ये हमारा 3 से 4 डेज का है और बाकी टाइम जो मेन लेगा वो ये वाला लेगा। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बताया था दो तरह के फिनोमेना होते हैं, एक होता है कंडक्शन और दूसरा होता है इंडक्शन। कौन कौन से बेटा? कंडक्शन और इंडक्शन। चार्जिंग पे ध्यान रखना बेटा, ये डिस्चार्ज हो जाए तो। पहला होता है कंडक्शन। तुम्हें याद दिला रहा हूं, एक बॉडी पर चार्ज है, इससे टच करके दूसरी बॉडी रख दी, चार्ज यहां से यहां पहुंच गया, टच करने पर चार्ज का फ्लो हो गया, तो इसे बोलते हैं कंडक्शन। एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच किया, चार्ज ऑब्वियसली ट्रांसफर होगा, दिस इज कंडक्शन। इंडक्शन में टच नहीं किया जाता, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज कंडक्टर के पास रखा। अब ये कंडक्टर है तो इट विल बी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, यहां वाला फ्री इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और यहां पर आ जाएगा कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ऐसा फिनोमेना कहलाता है इंडक्शन। तुम 100 बात की एक बात याद रखो, दो चीजें टच हो जाए तब कंडक्शन होता है और टच ना हो तो वो फिनोमेना इंडक्शन होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इंपॉर्टेंस ये समझ लो, ये जो बिजली, पंखे, लाइटें सब देख रहे हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण है। फैराडे वाज अ साइंटिस्ट, सर माइकल फैराडे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। उनके दिमाग में एक बात आई, वो ये मानते थे कि हर चीज वाइस वर्सा है। उन्हें यह पता था कि यदि आइस से वाटर बन सकता है तो वाटर से आइस भी बन सकती है। तो वो ये कहते थे कि जब करंट से मैग्नेटिज्म पैदा हो सकता है तो मैग्नेट से करंट क्यों नहीं। आप एक बात बताओ, पिछले चैप्टर मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा कि यदि आप किसी वायर में करंट देते हैं तो वो आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सर्कुलर लूप में करंट दे देते हैं तो वो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सोलेनॉइड में करंट दे देते हैं तो वो एक मैग्नेट बन जाती है, जिधर एंटी क्लॉकवाइज करंट होती है वो नॉर्थ पोल, जिधर क्लॉकवाइज करंट होती है वो साउथ पोल। यानी करंट से मैग्नेटिज्म को क्रिएट किया जा सकता है। स्ट्रेट वायर में करंट देके मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, सर्कुलर वायर में करंट देके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, सोलेनॉइड में करंट दे करके मैग्नेट तैयार हो गई। यानी करंट से मैग्नेटिज्म क्रिएट किया जा सकता है। तो उनका यह सोचना था फिर मैग्नेट से करंट क्यों नहीं। यदि करंट से मैग्नेट बन सकती है तो मैग्नेट से करंट भी बननी चाहिए, ये उनके दिमाग में आया। और जब ये उनके दिमाग में आया तो भाई ये साइंटिस्ट ना ऐसे ही इतना नाम नहीं कमाया, इन लोगों ने बहुत लेबर करी है। वो बात अलग है बेटा, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए। तुम बताओ, मान लो तुम्हारे मन में इच्छा है कि मैग्नेट से ये बनाऊंगा, पैसा भी तो चाहिए। कोई ऐसा तो हो फंड करने वाला कि तुम्हारे घर का खर्चा हम उठाएंगे, तुम रिसर्च करो बैठ के। ये तो है नहीं कि जिंदगी में तुम 10 साल एक चीज की रिसर्च पे लगा दोगे बिना कुछ कमाए दमाए। उस समय की जो सरकारें थी, जो फॉरेन कंट्रीज में, उन्होंने इस चीज को प्रमोट किया। वो क्या करते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट को गोद ले लेते थे कि तुम्हारा काम सिर्फ रिसर्च करना है, जितना पैसा रिसर्च में चाहिए हमसे लो, तुम्हारे घर की जिम्मेदारी हमारी। तभी वो नई नई इन्वेंशन हुई, पिछले 100-300 साल के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेंशन हुई है। अब बेटा फैराडे के दिमाग में आया कि मैग्नेट से करंट बननी तो चाहिए। इन्होंने गवर्नमेंट से फंड मांगा कि मैं इस डायरेक्शन में काम करना चाह रहा हूं। नामी साइंटिस्ट थे, गवर्नमेंट को जब लगता है ना कि हाँ ये कुछ कर सकता है तो वो फंड मनमर्जी का दे देती है।
लेकिन उन्हें रिजल्ट चाहिए, साल भर बाद बताना पड़ता है कि क्या मिला। भले ही पूरी इन्वेंशन नहीं हुई, कितने परसेंट हुई, कुछ सक्सेस मिली नहीं मिली, जो हम आगे फंड करें ना करें। तो भाई साहब इन्हें 1 साल का टारगेट दिया गया, 1 साल में मैग्नेट से करंट बनाने की कोशिश करो, यदि 5% भी सक्सेसफुल हो गए तो फर्दर फंड दे देंगे, आगे रिसर्च जारी रखना। भाई साहब लगे रहे। इन्होंने भाई आज तो कहना बड़ा आसान है कि ऐसे कर लो, उनके पास कोई आइडिया नहीं था, बस उन्हें मैग्नेट से करंट बनानी थी। उन्होंने बहुत सारी कॉइल ले ली, बहुत सारी मैग्नेट्स ले ली, गैल्वेनोमीटर्स ले लिए, एमीटर ले लिए और शुरू हो गए। कभी कुछ करते, कभी उनका कनेक्शन करते, कभी वो कॉइल में मैग्नेट को जोड़ देते। भाई बाद में तो कहना आसान है कि ऐसे थोड़ी बन जाएगी, भाई किसी ने पहली बार तो टेस्ट किया होगा कैसे बनेगी। करते 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 भाई साहब कुछ रिजल्ट नहीं आया। कॉइल में मैग्नेट लगा दी, कुछ नहीं हो रहा, मैग्नेट से मैग्नेट बांध दी, कुछ नहीं हो रहा। साल खत्म होने वाला था, 2 दिन बचे, 2 दिन बचे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं। उनके असिस्टेंट्स भी परेशान, वो भी परेशान। बात इस बात की नहीं है फंड मिलेगा नहीं मिलेगा, बेइज्जती कितनी तगड़ी है कि आपने सारे साल जो मांगा हमने दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। भाई साहब हताश बैठे हुए थे। अल्टीमेटली उनके पास कमरे में 50 कॉइल गैल्वेनोमीटर जुड़े रखे हुए थे, हाथ में मैग्नेट लिए हुए थे, फेडअप हो चुके थे, कुछ नहीं हो रहा। गुस्से में मैग्नेट फेंकी इन्वेंशनों पे। उन्होंने मैग्नेट फेंकी यहां से, तो उनके एक असिस्टेंट ने देखा कि जब मैग्नेट कॉइल के पास से गुजरी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तभी आता है जब उसमें करंट जाए, जबकि सर्किट में कोई सेल नहीं था। सर्किट में सेल नहीं है। कोई कहे क्या पता झोंके से हिल गई हो, बेटा गैल्वेनोमीटर की नीडल अंदर बंद होती है बॉक्स के, और आसपास के मूवमेंट से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि इन्वेंशन सी हुई तो है, कुछ करंट बनी है। भाई साहब ने खुद फिर उठाए मैग्नेट, फिर फेंक के मारी, फिर करंट बनी, गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इन्हें आइडिया मिल गया कि यानी मोशन से करंट बनाई जा सकती है, मैग्नेट के मोशन से, और इन्हें अगले साल के लिए फंड मिल गया। उन्होंने ये बताया, पहले इन्होंने ये कहा कि यदि मैग्नेट को कॉइल के पास फेंक के मारोगे तो करंट पैदा होगी। ये फैराडे का पहला कंक्लूजन था। अब जब डायरेक्शन मिल जाए तो इसी डायरेक्शन में काम करना शुरू किया। अब तो उनके पास एक टारगेट था। अब उन्होंने पहले तो गुस्से में फेंक के मारा था, अब कंट्रोल्ड वे में मूवमेंट शुरू करें। तेज आए तो क्या होता है, धीरे आए तो क्या है होता है, दूर जाए तो क्या होता है। अब उन्होंने पूरी एक सीरीज चला दी। उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत सारी कॉइल गैल्वेनोमीटर से जोड़ के रख दी। अब जो जो उनके रिजल्ट्स आए वो मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर बताएंगे फैराडेज लॉज। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, घर के अंदर हमारे एक भी पंखा, ट्यूब, एसी नहीं होते यदि फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट ना किया होता। दुनिया में एक भी जनरेटर नहीं होता यदि ये एक्सपेरिमेंट ना हुआ होता। अब भाई साहब मैं उतने तो नहीं बना रहा, 4-6 करके दिखा रहा हूं कि उन्होंने क्या देखा। गैल्वेनोमीटर लगे हुए हैं सब में। अब उन्होंने अलग अलग तरह से मोशन करा के चेक किया कि क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि जब नॉर्थ पोल पास आता है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के पास आता है, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होती है नियर बाई एंड में। अभी उन्हें ये नहीं पता क्यों, बस उन्हें ये पता है हो रही है। नॉर्थ पोल पास आ रहा है, 100 बार फेंक के देखा, नॉर्थ पोल पास आया तो एंटी क्लॉकवाइज ही पैदा हुई। क्यों का रीजन नहीं मालूम। समझ गए? अभी हम शुरुआती दौर में हैं, आज हमें मालूम है सब चीजों के रीजन, लेकिन बात हम तब की कर रहे हैं जब पहला दूसरा दिन चल रहा था प्रैक्टिकल का। फिर उन्होंने देखा कि यदि साउथ पोल पास आता है तो क्लॉकवाइज करंट क्रिएट होती है। नॉर्थ पोल को दूर ले जाओ मैग्नेट से, तब भी करंट बनती है। सिर्फ पास आने से नहीं, दूर जाने से भी। नॉर्थ पोल यदि दूर जाता है तो क्लॉकवाइज करंट बनती है नियर बाई एंड में। ऐसा होता है बेटा। एक ये कहना कि करंट क्लॉकवाइज है वो गलत है। एक बात बताओ, ये कॉइल है,
करंट ऐसे घूम रही है, आपकी तरफ से देखने पर आपके एंड पर क्लॉकवाइज मूवमेंट है या एंटी क्लॉकवाइज? लेकिन मेरी तरफ खड़े होकर देखोगे तो क्लॉकवाइज होगा। आपकी तरफ एंटी क्लॉकवाइज है यानी नॉर्थ पोल है, ये मैंने मैग्नेटिज्म में पढ़ा रखा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट नॉर्थ पोल बनाती है। मेरी तरफ क्लॉकवाइज करंट है, साउथ पोल है। ध्यान से समझना, मैंने बताया ना अभी थोड़ा सा 9 तारीख तक स्पीड कम रखेंगे, लेकिन जो टॉपिक करेंगे फुल कमांड से करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक दोबारा बैच में नहीं होगा। जो एब्सेंट है वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो मेरे बेटा आप ये बताओ, ये करंट आपकी तरफ से क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? मेरी तरफ से। तो ये कहना कि करंट क्लॉकवाइज है, भाई इधर के एंड पे एंटी क्लॉकवाइज है, इधर के एंड पर क्लॉकवाइज है, उधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। तो यहां पे ये लिखना पड़ेगा कि नॉर्थ पोल पास आता है तो नियर बाई एंड एंटी क्लॉकवाइज बनता है, दूसरा तो ऑब्वियसली बात है क्लॉकवाइज होगा। और साउथ पास आएगा तो नियर बाई एंड जो मैग्नेट के पास वाला एंड है वो कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? और दूसरा हम नियर बाई एंड की बात करेंगे। अच्छा, नॉर्थ दूर गया तो नियर बाई एंड, साउथ दूर गया, खुद आइडिया लगा सकते हो क्या होगा? नॉर्थ के दूर जाने से नियर बाई एंड कैसा बना? साउथ के दूर जाने से। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल को रिवर्स करके देखा, पहले मैग्नेट को चला रहे थे, कॉइल को रोक रखा था, अब उन्होंने कॉइल को चलाया, मैग्नेट को रोक दिया, यानी नॉर्थ पोल रुका हुआ है, कॉइल पास आ रही है। पहले कॉइल रुकी हुई है, मैग्नेट पास आ रही है, अब मैग्नेट रुकी हुई है, कॉइल पास आ रही है, तब भी सेम रिजल्ट मिला। नॉर्थ पोल कॉइल के पास आए तो भी एंटी क्लॉकवाइज, कॉइल नॉर्थ पोल के पास आए तब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट की पैदा हुई नियर बाई एंड में। समझ में आने लग रहा है अभी? ये कहलाते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट। शीट में लिखे हुए, इन्हें नोट करने की जरूरत नहीं है, प्रिंट पर तो मिल पाएंगे तुम्हें शायद। समझ में आ गया? तो ये आ गया। अच्छा, हर रिजल्ट रिपीटेबल है। यदि हम यहाँ नॉर्थ पोल दूर जा रहा था कॉइल से, नॉर्थ को रोक दो, कॉइल को दूर ले जाओ, भाई मतलब तो इन दोनों की सेपरेशन बढ़ने से है। कॉइल रुकी रहे, नॉर्थ दूर जाए, या नॉर्थ रुका रहे, कॉइल दूर जाए, इट डजंट मैटर, सेपरेशन बढ़ रही है। तो मेरे बेटा तब भी वही रिजल्ट मिला, क्लॉकवाइज करंट। तमाम एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने 2 लॉ दिए जो कहलाते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों कहते हैं? तुम बताओ, करंट पैदा हुई, करंट कब पैदा होती है? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हुआ मैग्नेट के मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हुआ मैग्नेट के मोशन के कारण, और वो भी बगैर टच हुए। बगैर टच हुए को कहते हैं इंडक्शन। मैंने आज सबसे पहले आते ही कंडक्शन और इंडक्शन बताए थे। जिस प्रोसेस में, जिस फिनोमेना में 2 चीजें टच हो जाए वो कौन सा होता है? कंडक्शन। क्या यहां मैग्नेट और कॉइल टच हो रही हैं? इंडक्शन। तो कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों? इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हुआ, मैग्नेट के मोशन के कारण हुआ, और बगैर टच हुए हुआ। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हुआ इसलिए इलेक्ट्रो, मैग्नेट के मोशन के कारण हुआ मैग्नेटिक, बगैर टच हुए हुआ इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि मैग्नेट के मूवमेंट वगैरह से, मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव से करंट को क्रिएट करना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराना, वो भी टच किए बगैर। फैराडे ने रूल क्या दिए? पहला रूल दिया, फर्स्ट लॉ, whenever magnetic flux through the coil is changed, EMF is developed. EMF, potential difference. तुम कहोगे ये मैग्नेट का तो नाम ही नहीं लिया। ऐसा है बेटा, तुम्हें मालूम है हर मैग्नेट में से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं।
जब कॉइल दूर थी तो कम लाइंस कॉइल में से जा रही थी। अब चाहे मैग्नेट पास आ गई कॉइल के या कॉइल पास आ गई मैग्नेट के, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल इंक्रीज हो गई। मैं कह रहा हूं चाहे मैग्नेट को पास ले आए या कॉइल को पास ले आए, पास आ गए ना। पास आने से क्या हुआ, कॉइल के अंदर से उतनी ही मैग्नेटिक लाइन पास होंगी या ज्यादा पास होंगी? ज्यादा पास होने को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, मोर फ्लक्स। फ्लक्स याद करो, पिछले चैप्टर में मैग्नेटिक लाइंस की काउंटिंग तो थी। यदि किसी सरफेस में से 10 लाइन जा रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज 10, 50 लाइन जा रही है तो 50। तो तुम पिछले फिनोमेना में देखो, हर बार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है। मैं कलर चेंज कर दूं जिससे इससे गड़बड़ ना हो। ये बताओ, यहां से बहुत कम लाइंस इसमें से जा रही थी, लेकिन जब ये पास आ रहा है, जिस समय नॉर्थ पोल पास आ जाएगा फिर तो बहुत सारी लाइंस जाएंगी। यानी आप ये मत बोलो कि नॉर्थ पोल पास आया, ये कहो फ्लक्स राइज हो गया। आप ये मत कहो नॉर्थ पोल दूर गया, ये कहो फ्लक्स रिड्यूस हो गया। मैग्नेट पास आई, फ्लक्स राइज। मैग्नेट दूर गई, फ्लक्स रिड्यूस। अच्छा, मैग्नेट रुकी भी है, कॉइल पास आ गई तो भी, कॉइल पास आ जाए तो भी नहीं समझ में आया? आप ये बताओ, मैग्नेट में से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, कॉइल दूर रखी है तो कम लाइंस जाएंगी, जब ये पास आ गई तो ज्यादा लाइंस जाएंगी। तो मैग्नेट पास आए तो भी फ्लक्स बढ़ गया और कॉइल मैग्नेट के पास आए तो भी फ्लक्स बढ़ गया। तो बजाय ये कहने की कि मैग्नेट पास आने से करंट बनी, कॉइल पास आने से करंट बनी, फ्लक्स बढ़ने से करंट बनी, ऐसे ही मैग्नेट के दूर जाने से करंट बनी या कॉइल के दूर जाने से करंट बनी, फ्लक्स के घटने से करंट बनी। यानी फ्लक्स के बढ़ने पर भी करंट बन रही है, फ्लक्स के घटने पर भी करंट बन रही है, यानी फ्लक्स के चेंज होने पर करंट बन रही है। तो रूल ये क्यों नहीं कहा कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इज इंड्यूस्ड? क्यों कहा कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड? कारण, मेरे बेटा, करंट हमेशा पैदा नहीं होती। मान लो मैं सर्किट में कट लगा दूं तो करंट नहीं बनेगी, फ्लक्स चेंज होने पर भी करंट नहीं बनेगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो पैदा हो जाएगा, वोल्टेज ईएमएफ तो पैदा हो जाएगी। करंट ना होने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। एक बैटरी खरीद के लाया 12 वोल्ट की, करंट दे रही है या नहीं दे रही है? 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ गए? तो यहां पर सर्किट यदि कटा हुआ है, करंट नहीं बन सकती, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस क्रिएट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन चलने की कोशिश करेंगे। तो करंट बनना ना बनना तो इस बात पर डिपेंड करता है कि सर्किट कंप्लीट है या नहीं, लेकिन ईएमएफ बनेगा ये गारंटी है। तभी पहला रूल है, whenever magnetic flux through the coil is changed, EMF is induced, voltage is developed, और सर्किट यदि कंप्लीट है तो करंट भी डेवलप होगी, नहीं है तो EMF। तो ये तो था हमारा पहला रूल, फर्स्ट लॉ, कि whenever हाँ, तो पहला रूल क्या है? फ्लक्स चेंज, बस शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रोड्यूसेस ईएमएफ, मैं पूरा नहीं लिख रहा। व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू द कॉइल इज चेंज, ईएमएफ इज डेवलप्ड, राइट? दूसरे रूल को समझने के लिए आप जरा यहां पर वापस आइए। उन्होंने देखा कि मैग्नेट को धीरे धीरे लाए तो कम करंट बनी, तेजी से लाए ज्यादा करंट बन गई।
यानी फ्लक्स स्लोली चेंज होगा तो कम ईएमएफ बनेगा, कम वोल्टेज बनेगी, कम करंट बनेगी। और फ्लक्स तेजी से चेंज होगा रैपिडली तो ज्यादा ईएमएफ बनेगा, ज्यादा वोल्टेज बनेगी और ज्यादा वोल्टेज से ज्यादा करंट बनेगी। यानी सारा खेल फ्लक्स के चेंज होने का है और जितना तेजी से चेंज होगा। तो उन्होंने कहा कि ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तुम कहोगे डी फाई बाई डी टी है क्या? एक सेकंड में चेंज होने वाला फ्लक्स। कैसे? एक बात बता, मैग्नेट पास आ रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। मान लो टी टाइम में, वो dt टाइम में डी फाई फ्लक्स चेंज हुआ। पहले ध्यान से सुनो, मैग्नेट पास आ रही है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, दूर जा रही है फ्लक्स चेंज हो रहा है। dt टाइम में डी फाई फ्लक्स चेंज हुआ, dt सेकंड्स में डी फाई फ्लक्स चेंज हुआ तो एक सेकंड में कितना फ्लक्स चेंज होगा? तो यूनिटरी मेथड डी फाई बाई डी टी। एक सेकंड में 10 लाइन बढ़ गई। पहले इसके अंदर 6 मैग्नेटिक लाइन जा रही थी, एक सेकंड बाद 16 मैग्नेटिक लाइंस जाने लगी तो एक सेकंड में लाइंस कितना बढ़ गई? 10। एक सेकंड में बढ़ने वाला फ्लक्स कितना है? 10। एक सेकंड में बढ़ने वाले फ्लक्स को डी फाई बाई डी टी कहते हैं। एक सेकंड में जितना भी फ्लक्स चेंज होगा, मैं ये नहीं कहता हूं डी फाई बाई डी टी इज 20, तो इसका मतलब है एक सेकंड में 20 मैग्नेटिक लाइन बढ़ गई है या घट गई है। फ्लक्स राइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी। पहले जितनी लाइंस थी एक सेकंड बाद 10 ज्यादा है या 10 कम है। मैं ये नहीं कहता हूं, देख केवल रट्टा थोड़ी मारना है, जब तक समझ में ना आए कि ये क्या किस चीज के बारे में बात हो रही है तो बेकार है। मैंने कहा डी फाई बाई डी टी इज 50, इसका मतलब एक सेकंड पहले जितनी मैग्नेटिक लाइंस मेरी कॉइल से जा रही थी, एक सेकंड बाद 50 मैग्नेटिक लाइन का चेंज आ गया, या तो 50 लाइन ज्यादा जाने लगी है या कम जाने लगी है। तो डी फाई बाई डी टी और कुछ नहीं, एक सेकंड में चेंज होने वाला फ्लक्स है, जिसे टेक्निकली कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या कहा जाता है बेटा? तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसका -1। तुम्हारे को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसे निकाल गए वो सिलेबस में बताए नहीं जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4πε0 ही क्यों आया, वो उनकी रिसर्च थी, वो नहीं बताई गई। मैग्नेटिज्म में μ0/4π कैसे ढूंढा, तो इन्हें याद करना होता है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, कैसे रिसर्च हुई, क्या ढूंढा, इट डजंट मैटर। तो ईएमएफ का फॉर्मूला है -d फाई बाई डी टी। ये फॉर्मूला है हमारा ईएमएफ का। यहां तक समझ में आया नहीं? फैराडेज लॉ आने लग रहा है? अब मेरे बेटा फैराडेज लॉ में यहां तक आपने समझ लिया, तो अब आगे भी सुनो। ईएमएफ का फॉर्मूला -Δ∅/T भी लिखा जाता है कई बार। भाई एक ही बात है, यदि स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं तो डी फाई बाई डी टी, लार्ज चेंजेस हो रहे हैं तो Δ∅/T है, तो ये भी चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम और ये भी चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। तो ईएमएफ का फॉर्मूला एक ही है, -Δ∅/T या -d फाई बाई डी टी। ज्यादा फ्लक्स में चेंज हो जाए तो ये लगा देना, कम फ्लक्स में चेंज हो तो ये लगा देना। है सारा खेल चेंज इन फ्लक्स का। तो ये भी फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए है, ये भी न्यूमेरिकल के लिए है। अब बेटा आगे सुनो। चेंज इन फ्लक्स होता है फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम। माइनस अंतर ले जाओ तो ईएमएफ का फॉर्मूला है इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स अपॉन टाइम। ये भी फॉर्मूला है। अब एक फॉर्मूला मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिज्म से वैसे ज्यादा यूज नहीं होने के, बहुत रेयर फॉर्मूले हैं, लेकिन एक हो रहा है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA cos थीटा। याद करो, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करे थे। यदि किसी कॉइल में n टर्न्स है, A एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड फील्ड। याद है करे थे वो न्यूमेरिकल? थीटा किस किस का एंगल था? नॉर्मल टू द कॉइल और फील्ड। तो
ये फॉर्मूला आता है NBA cos थीटा। तो फाई निकालने के लिए कई बार दे देते हैं, तो NBA cos थीटा। थीटा क्या है? नॉर्मल टू द कॉइल और फील्ड के बीच का एंगल। जब भी मैग्नेटिक लाइंस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल में चेंज होगा, बैटरी 5% है, चल थोड़ा और रिकॉर्ड हो जाएगा। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल में चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा, करंट डेवलप होगी। तुमने बाजार में देखा होगा कुछ टॉयज, पता नहीं तुम्हारे को मौका मिला नहीं मिला खेलने का, झटका मारने वाले आते हैं। कई बार वो डायरी सी आती है, उसे खोल दो झटका लगता है बिजली का। पेन आता है, उसे क्लिक कर दो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। किसी ने देखा कभी? तुम्हें मिला कभी इस तरह का? तुम्हें क्या चीज़ देखने को आई? पेन था, उसे क्लिक करते ही झटका लगा होगा, बड़ा मज़ेदार सा। तुम्हें क्या मिला बेटा? चॉकलेट। वो निकालते के साथ ही इलेक्ट्रिक शॉक। तुम्हें पेन मिल गया। तुम्हें पेन तुम खुद बना सकते हो बड़ी आसानी से। कैसे? आप बेटा सीधी सी बात सुनो, उसमें और कुछ नहीं होता। एक कॉइल होती है, मैं सिंपल फंडा बता रहा हूँ। एक कॉइल होती है और एक मैग्नेट होती है। अब यदि पेन बनाना है तो ये मैंने ज़्यादा बड़ी बना दी, ये पेन की बॉडी में अंदर फिट कर दो। मैं सिंपल बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैग्नेट रखो और उसे कवर के लिड में रख दो। अब जब तुम ऊपर से क्लिक करोगे तो मैग्नेट कॉइल के पास आएगी, फ्लक्स चेंज होगा। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। कितनी तेज पास आए उसके लिए स्प्रिंग लगाई जाती है, मैकेनिज्म होता है पूरा, क्योंकि धीरे धीरे पास आएगी तो कम करंट बनेगी। मजा सा नहीं आएगा। जिंदगी के मजे दिलाने तो थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो मैकेनिज्म का ये प्रिंसिपल है। कोई घर में मैग्नेट और कॉइल लेके बैठ जाए तो वो मजा सा नहीं आएगा, बनेगी करंट। तो समझ में आ गया? ऐसे ही डायरी जो होती है, एक चॉकलेट होती है, उसमें क्या होता है, चॉकलेट वगैरह में अंदर एक कॉइल होती है और यहाँ एक मैग्नेट होता है। तुमसे कहते हैं इसे बाहर खींचो या दबाओ, मूवमेंट कराएंगे। तो या तो मैग्नेट को कॉइल के पास भेज रहे हैं या कॉइल से दूर बुला रहे हैं। फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ बन रहा है। समझ में आ रहे हैं? तो ये खुद भी करे जाने वाले एक्सपेरिमेंट है। आप फ्लक्स चेंज करके ईएमएफ डेवलप कर सकते हो। आप बेटा बस उसमें स्पीड का खेल है, धीरे धीरे करोगे तो नहीं होगा। कई बच्चे स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं, एक मैग्नेट को स्लिंग शॉट के थ्रू फेंकते हैं गुलेल की तरह से, और एक कॉइल होती है, पूरा मैकेनिज्म होता है बोर्ड पर। बस यहाँ एक बल्ब लगा रहता है, इधर से मैग्नेट फेंक के मारी, इस पर नजर रखना है, बंद ना हो जाए। मैग्नेट फेंक के मारी,